नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दुनिया में धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्रवाद जैसे मसले हमेशा से विवादित रहे हैं और इन मसलों के चलते जो खाई समाज में पैदा हो जाती है वो कम होने की बजाय बढ़ती ही जाती है। और सबसे हैरान करने वाला पक्ष इसमें ये कि सियासी लोग तवा चढ़ाकर रोटियां सेंकने से बाज नहीं आते हैं। हिंदुस्तान ने धार्मिक उन्माद की आग के वो मंजर देखे हैं जिनके जख्म कभी भरे ही नहीं। इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कौन है जिसने इस उन्मादी अंगारों के ताप पर मासूमों को राख में तब्दील होते ना देखा हो, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार होते ना देखा हो, अपने हाथों से जिसे निवाला खिलाया हो उसने पीठ में खंजर ना घोंपा हो। इस जंगली और वैशी सोच को पालने वाले दरिंदों ने बहुत बार हमारे सौहार्द और सद्भाव के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की, इंसानियत का कत्ल करने की बार बार कोशिश की गई। और ऐसा एक मामला राजस्थान के करौली में घटित हुआ जो हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश थी। जज्बातों को हवा देने वाले मंजर में इंसान को इंसान का दुश्मन बनाने की कोशिश की गई, जिसका असर यह हुआ कि राजस्थान सरकार को एक फैसला लेना पड़ा जो विपक्षी दलों को कितना रास आ रहा है। आज सवाल आपका में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को बिंदुवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस घटना के बारे में आपको जानकारी दें कि आखिर करौली में हुआ क्या था। दरअसल हिंदू नववर्ष के मौके पर करौली में हिंदू संगठन बाइक पर रैली निकाल रहे थे। जैसे ये लोग एक मस्जिद के पास पहुंचे, कुछ उपद्रवी तत्वों ने उन पर पत्थरबाजी की। इसके जवाब में दूसरे पक्ष में भी पत्थरबाजी और आगजनी की बातें हुई। इस कारण कुछ दोपहिया वाहन और दुकानें जला दी गई। हिंसा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आई। इस मामले में 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि धार्मिक उन्माद की ऐसी घटनाएं जब भी घटित होती हैं, इसमें इंसानियत का कत्ल होता है और सियासी लोग इस आग पर तवा चढ़ाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करते हैं। गहलोत सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया उस पर कुछ सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदु क्या है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। रैली जुलूस को लेकर डीजे बजाने से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी। डीजे पर कौन सा गाना बजेगा यह भी लिखकर देना होगा प्रशासन को। डीजे के इस्तेमाल से पहले आयोजक को शपथ पत्र देना होगा। आयोजन की तारीख और लोगों की संख्या बताना अनिवार्य है। रैली या जुलूस किस रूट से गुजरेगा उसकी जानकारी देनी होगी। रूट में कोई बदलाव किया गया तो यह भी बताना अनिवार्य है। डीजे मालिक का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। आयोजनकर्ता का नाम, पता, जनाधार, आधार कार्ड ये देना होगा। आयोजन करने वाली संस्था का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य है। रैली, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं और ये पाबंदियां ऐसे तो नहीं लगा दी जाती हैं। कुछ तो बात है कि ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, पर क्या कदम सही है, क्या कदम गलत है, यह भी जानना जरूरी है। वो सवाल आपको दिखाते हैं। क्या क्या सवाल हमने आज तैयार किए और आपके मन में क्या चल रहा है। सरकार का फैसला क्या दंगों को रोकने में कामयाब होगा? क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है? इसके अलावा करौली हिंसा पर चढ़ाया जा रहा सियासी तवा, क्या आपको ऐसा लगता है? आपके मन में भी सवाल चल रहे होंगे। ऐसी घटनाएं आपके जहन में जब आती हैं, आप लोग देखते हैं तो उस वक्त सवाल मन में खड़े होते हैं, पैदा होते हैं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है और इसके घटित होने के बाद क्या क्या खेल खेले जाते हैं, यह भी आपके मन में चल रहा होगा। और आपके मन में जो चल रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, और इससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली घटना है, इससे पहले भी इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहे। इंसानियत का खून होता रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बना है, जिसमें मासूम महिलाओं, बेटियों, बच्चियों के साथ जो नृशंस वारदातों को अंजाम दिया गया, ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं देख रहे हम। ये सब पहले होता रहा है और इन सब से कैसे में बचकर निकलना है ये भी आप बखूबी समझते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ना, आपकी भागीदारी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि
हिंदुस्तान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, ये तभी संभव होगा अगर इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। मेरे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रियदर्शी भटनागर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। प्रियदर्शी जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले प्रियदर्शी भटनागर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार इतने बड़े निर्णय को लेने के लिए गहलोत सरकार को मजबूर क्यों होना पड़ा, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन रही है। लोग अपनी मर्जी से गाना नहीं बजा पाएंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, लोगों को डीजे बजाने के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। इतनी क्या मजबूरी हो गई थी कि यह सब करना पड़ा? कानून का डंडा तो आपके हाथ में है ना सर? देखिए, इसको आप मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं, इसको आप एक अच्छा निर्णय कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आपसी सद्भाव, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ में कानून का राज और कानून का इंकलाब लाने के लिए ये ऐसा सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है जी। और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। अगर जो आदमी सही है तो उसको परमिशन लेने में क्या दिक्कत है? अगर जिसकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, जायज है, तो उसको परमिशन लेने में सरकार ने कहा किसको रोका है? सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अगर कोई रैली जुलूस निकालना चाहता है तो वो परमिशन ले, परमिशन लेके निकाले। परंतु जो सार्वजनिक संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही निर्णय है कि सार्वजनिक संपत्ति पे, किसी अन्य की संपत्ति पे जिसपे आपको अधिकार ही नहीं है, वहां जाके न्यूसेंस क्रिएट करना या कोई भी ऐसी चीज करना जिससे आम जनता में गलत मैसेज जाता हो, तो उसको रोकने के लिए तो सरकार उत्तरदायी है ना। तो अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो उसका तो सब जनता को स्वागत करना चाहिए। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी, इसमें सिर्फ तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी के पास में विकास का तो कोई मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां आज हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता महंगाई से त्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए का आम जनता के लिए एक ही मैसेज है कि अगर वो आज वो जिंदा है तो वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। इसको आम जनता का मानस पटल को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा लपकने की आदत है, जिसमें ये असफल होते हुआ है। मुद्दा लपकने की आदत को लेकर आज इन्होंने इस ध्रुवीकरण की राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी उतरी आई है और दंगे फैलाने के लिए और न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। ये ऐसे क्या बात है जिससे कि इनको तो सरकार के साथ में आना चाहिए, आज इसका स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज इनको किस बात पे विरोध है? आज धारा 144 लगाई गई है तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज डीजे की आड़ में, मैं समझना चाहता हूं कि पहले ही ये बहुत सेंसिटिव मसले रहे हैं और ऐसे मामलों में कहां हमसे ऐसी चूक हो जाती है कि लोग पत्थरबाजी कर देते हैं, उसके बाद आगजनी हो जाती है। गहलोत सरकार को क्या इन चीजों के बारे में पहले जानकारी नहीं थी? ऐसी चीजों को लेकर क्या पहले अलर्टनेस नहीं हो जाता है? और ये पता है कि ये जो महीना चल रहा है, ये ऐसा महीना है जिस महीने में धार्मिक आयोजनों की एक बाढ़ सी आती है, चाहे वो किसी मजहब से क्यों ना हो। ऐसे मौसम में, त्योहारी सीजन में अलर्ट रहने की जरूरत नहीं थी क्या प्रियदर्शी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अलर्ट है तो तभी तो सरकार ने आज ये निर्णय लिया है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना राजस्थान में घटित नहीं हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि आपसी सौहार्द को बनाए रखने के साथ साथ में कानून का राज भी स्थापित करने के लिए तो सरकार सजग है। भारतीय जनता पार्टी को तो आगे आना चाहिए। आज इनको विरोध क्या है? आज ये कह रहे हैं कि धारे 144 लगा दिया, जुलूस को रोक दिया। कहा जुलूस ने रोका है? सरकार ने सिर्फ इतनी सी मांग करी है कि आप परमिशन ले लीजिए ना, जिसको कोई भी आयोजन करना है उस आयोजन की जानकारी सरकार को दे दे। जी, आपके पास आ रहा हूं, खेमचंद शर्मा जी के पास भी जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दो दर्शक मेरे साथ जुड़ गए, उनके जरा सवाल ले लेते, क्या कहना चाहते, फिर उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। आरके कालिया अंबाला से मेरे साथ है। आरके जी, बहुत स्वागत है आपका। आरके कालिया जी, चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही। नीरज जगाधरी से मेरे साथ है। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपको और दोनों राजनीतिक नेता सर को नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए नीरज। सबसे पहले सर मैं आपको दोनों राजनीतिक नेता को नमस्कार करता हूं जी। मेरा सवाल आपके मंच के द्वारा यह है कि सरकार कोई सी भी हो सर, अमीर आदमी, सरकारी नौकरी वाला आदमी, बिजनेसमैन आदमी वालों ने कभी भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होगी सिर्फ आम आदमी ने, मिडिल क्लास के आदमी ने, हमारे जैसों ने। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात उठाना चाहता हूँ कि यमुनानगर में 3-4 कॉलेज है, अगर सैन कॉलेज, गुरु नानक खालसा इंस्टीट्यूट कॉलेज, मेरी बात ये नोट कर लो कि जिसमें मैं पीएन का काम करता हूँ, मेरा वेतन 10,000 से भी कम है। मैनेजमेंट का वेतन वहाँ 4-4 लाख रुपए है, टीचरों का वेतन अच्छा है। क्या ये वहाँ चेकिंग करवा सकते हैं भाजपा वाले? नहीं।
क्योंकि नीचे से ऊपर तक पैसा चढ़ता है सर, पैसा चढ़ता है। हाँ, मेरा बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया पालना। प्राइवेट वालों ने एडमिशन बढ़ा दिया, फीस बढ़ा दी, मेरे बच्चे पढ़ नहीं सकते, मैं बहुत मजबूर हो गया सर। जी नीरज, अक्सर ये आवाज इस मंच के जरिए अपनी उठाते हैं, रखते हैं। हालांकि इस मसले पर भी छोटा सा मैं चाहूंगा कमेंट खेमचंद जी आपकी तरफ से आए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियां, और इस वक्त महंगाई के इस दौर में 10,000 रुपए से कम में तो किसी ठीक ठाक प्राइवेट स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने चले जाओ तो होता भी नहीं है। इस पर जवाब दे। और उसके बाद जो मेरे एक सवाल, ये जो निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया, राजस्थान सरकार की तरफ से, कितना महत्वपूर्ण इसको भारतीय जनता पार्टी समझती है, और प्रियदर्शी जी ने जो कहा उसका जवाब भी आपसे लेना चाहेंगे। धीरज जी, आपसे अनुरोध है कि आप सीएम विंडो में अपनी कंप्लेंट डालें और उसकी कॉपी मेरे को शर्मा खेमचंद, मेरा ट्विटर हैंडल है @शर्मा खेमचंद, या ईमेल कर दें खेमचंद शर्मा bjp@gmail.com पे। हम जरूर जांच कराएंगे, जरूर एक्शन लिया जाएगा और आपके साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के मित्र ने 2-3 चीजें अपनी स्पीच में ही कह दी कि राजस्थान में महंगाई है। हाँ है, 15 से 20 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल वहां पे ज्यादा महंगा है। आप उत्तर प्रदेश से तुलना करिए, हरियाणा से तुलना करिए, वहां कांग्रेस की सरकार की नाकामी की वजह से 15 से 20 रुपए अलग अलग शहर में पेट्रोल और डीजल महंगा है। अब आप बताइए, धारा 144 का मतलब होता है कि कानून व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है और आप फेल हो चुके हो और आप जबरदस्ती से बल प्रयोग करके आप कानून व्यवस्था को मेंटेन करना चाहते हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हो। इसका मतलब आपने मान लिया कि गहलोत सरकार ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। राजस्थान जहां पीसफुल तरीके से सभी लोग रहते थे, वहां पे आज कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं है। तीसरा, आप ये कहते हैं कि इससे किसी को आहत नहीं होनी चाहिए, बीजेपी वालों को परेशानी है। नॉनसेंस शब्द का आपने उपयोग किया है। आपको पता है कि राजस्थान वीरों की भूमि है, क्षत्रियों की भूमि है। उन्होंने लगातार मुगलों से युद्ध किया था, वो माता को मानते हैं, नवरात्रों में पूजा करते हैं, रामनवमी को सेलिब्रेट करते हैं, और आपने रामनवमी के सेलिब्रेशन को नॉनसेंस की संज्ञा दी। आपने माता के जो सेलिब्रेशन है उसको नॉनसेंस की संज्ञा दी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है, हिंदू विरोधी राजनीति है। खेमचंद शर्मा जी, मैं जरा समझना चाहता हूं कि त्योहार केवल आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से राजस्थान बर्बाद हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए प्लीज। एक मिनट खेमचंद जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक मिनट सर प्लीज सुन लीजिए। मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन आपने एक बीच में सवाल किया कि क्या त्योहार सिर्फ हिंदू धर्म के भी हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान में सभी धर्मों को संविधान मान्यता देता है, त्योहार सबके बराबर के हैं। अब उस फैसले पर आप लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर धर्म को लेकर कोई पार्टी या कोई दल या कोई सियासी व्यक्ति बात करता है तो उस पर टोकना बनता है। मैं जानना चाहता हूं, कौन सा ऐसा हमारे देश में मजहब है, धर्म है, जिसके त्योहार नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि त्योहार दूसरे धर्मों के नहीं है। हाँ। लेकिन इन्होंने जो एक्शन लिया आप वो देखिए। हाँ। वो हिंदुओं को टारगेट करते हुए लिए। ये कहते हैं रमजान में बिजली कट नहीं होगी मुसलमानों के एरिया में। ये नहीं कहते कि नवरात्रों में भी बिजली कट नहीं होगी। इसका मतलब धर्म के आधार पर फैसला कौन ले रहा है? कांग्रेस ले रही है। आज अष्टमी, आज महाअष्टमी का त्योहार है, कल रामनवमी का त्योहार है, 16 तारीख को हनुमान जयंती का त्योहार है। ये तीनों के तीनों त्योहार राजस्थान में बड़े स्तर पे मनाए जाते हैं और इन्होंने तीनों त्योहारों को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए इन्होंने योजना बनाई है। इन्होंने धारा 144 का मतलब होता है 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं चल सकते, नहीं रह सकते, नहीं कर सकते। अगर कोई झंडा लगाता है, कोई प्रोग्राम करता है, भगवान राम की आराधना करता है, उसको ये नॉनसेंस कहते हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों को फैसिलिटी मत दो, उनके रमजान चल रहे हैं, उनको आप सम्मान मत दो, लेकिन आप हिंदुओं को दबाने का काम क्यों कर रहे हो? आप लगातार वो निर्णय ले रहे हो जो मुसलमानों के पक्ष में है। तो समझना चाहता हूं कि सभी धर्मों के त्योहार हैं इस देश में। खेमचंद शर्मा जी, सभी धर्मों के त्योहार है इस देश में। मैं यही तो जानना चाहता हूं, कौन जुलूस नहीं निकालता, किसका रोड शो नहीं निकलता, कौन सा मजहब है मुझे बता दीजिए जिसका रोड शो। एक मिनट सर, एक मिनट, कौन सा इस देश में मजहब है सर, एक मिनट, जिसका रोड शो नहीं होता, जो अपने एक मिनट सर, आ रहा हूं, जो अपने मजहब को, अपने धर्म को मान्यता देने के लिए रोड शो नहीं करता, अपने धर्म को, मजहब को मान्यता दिलवाने के लिए आयोजन नहीं करता, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात को मनवाने की कोशिश नहीं करता, अपने मजहब को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता? खेमचंद जी बताइए जरा। आपका सवाल रिलेटेड इसलिए नहीं है। ये फैसला, ये ऑर्डर आज महाअष्टमी के दिन आया है जब रामनवमी सर पे खड़ी है। अगर
यही फैसला, मुझे अगर ये हिंदुस्तान में सर कोई महीना बता दीजिए, खेमचंद जी कोई महीना बता दीजिए मुझे। सुनिए, मैं किसी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी दल जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से बात करना चाहूंगा। धर्म को लेकर, मजहब को लेकर कोई पार्टी अगर सियासत करती है तो स्वीकार नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा महीना जिसमें त्योहार नहीं होते? मुझे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा महीना जिसमें त्योहार नहीं होते? तो कांग्रेस ने रामनवमी से पहले ये फैसला कैसे ये किया? मैं पूछूंगा सवाल उनसे, पर एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खेमचंद शर्मा जी, मैं रामनवमी को लेकर सवाल पूछूंगा, अष्टमी को लेकर सवाल पूछूंगा, रामनवमी को लेकर सवाल पूछूंगा, अष्टमी को लेकर सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे बताइए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा महीना जिसमें त्योहार नहीं होते? हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें त्योहार नहीं होते? अगर आप ये फैसला, खेमचंद शर्मा जी मुझे ये बता दीजिए, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें त्योहार नहीं होते? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मेरी बात का शायद आपके पास उत्तर नहीं है, आपके पास मेरे सवाल का उत्तर नहीं है, मैं आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें त्योहार नहीं आते किसी मजहब के, मुझे बता दीजिए। यार कौन कह रहा है त्योहार नहीं आते? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपने अष्टमी को लेकर सवाल पूछा, रामनवमी को लेकर सवाल पूछा, जवाब देंगे मेरे साथ प्रियदर्शी भटनागर हैं, पर मुझे महीना बता दीजिए, महीना बता दीजिए मुझे। आप लगातार बोलते रहेंगे तो सर आप तो लगातार ही बोल रहे हैं ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, बोलिए। सबके त्योहार हैं, लेकिन हिंदुओं के त्योहार के दिन ही क्यों आपने रोक लगाई? क्यों आपने ऑर्डर इशू किया? क्या ये हिम्मत आप इनसे पहले कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये आपने षड्यंत्र रामनवमी से पहले किया है। षड्यंत्र आपको लगता है? जवाब लेंगे प्रियदर्शी भटनागर साहब, प्रियदर्शी भटनागर साहब, एक मिनट, आप खेमचंद शर्मा जी जवाब लेने दीजिए मुझे। रामनवमी और अष्टमी के दिन ही आप लोगों की तरफ से ऐसे आदेश क्यों आते हैं सर? ऐसे तुष्टीकरण के आरोप आप पर क्यों लगते हैं सर? ऐसा क्यों आप लोग करते हैं सर, बताइए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म की राजनीति करती आई है, इसके पास में कोई और मुद्दा नहीं है। बिना बात की बात को बतंगड़ बनाने का इनका मुख्य उद्देश्य है। हिंदुस्तान में कानून का राज है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज है जिसमें सभी धर्म और सभी लोग एक समान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सबको जीवन जीने का अधिकार दिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। मुझे एक बात समझा दें आप, भटनागर साहब, मुझे एक बात आप समझा दें, गृह मंत्रालय किसके पास है? पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आता है? और पूरे प्रदेश में ऐसा कानून लागू करके आप लोग क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा आयोजन करता है तो उसको पुलिस प्रशासन के पास जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी? अब ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कुछ काम इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करना चाहते हैं, व्यक्ति की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप लोग ऐसे वक्त में ऐसा आदेश लेकर आते हैं जिसमें सवाल उठाने का मौका आप ही दे रहे हैं ना सर। अष्टमी के दिन, नवमी के दिन मौका तो आप ही दे रहे हैं ना सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने अब इसको मुद्दा बनाया। आप लोगों के पास कानून व्यवस्था संभालने के लिए, आप कानून व्यवस्था संभाल पाने में नाकाम हो रहे ना। कानून व्यवस्था को बेहतर करने में आप लोगों को काम करना चाहिए था। आप लोगों को ऐसा आदेश पारित करना चाहिए था कि लोग खुलकर, किसी भी मजहब के लोग, किसी भी धर्म के लोग रोड शो करें, अपने धर्म को प्रचारित करें, अपने धर्म को मनवाएं, अपने धर्म के अनुसार हवन यज्ञ करें, कुछ भी करें। आप लोगों को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने बाउंड कर दिया लोगों को कि नहीं, आप लोगों को अनुमति लेनी पड़ेगी। सर किन किन चीजों के लिए अनुमति लेंगे लोग? किन किन चीजों के लिए अनुमति लेंगे लोग? कल कुछ और हो जाएगा, आप कह देंगे एक और आदेश आ गया, परसों कुछ और हो जाएगा, आप कह देंगे एक और आदेश आ गया। लोग लाइन में लगे रहेंगे आदेशों का पालन करवाने के लिए। देखिए, कानून और व्यवस्था बनाने के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी क्या ये कह दे इस मन से कि इनके कार्यकाल के अंदर कभी धारा 144 नहीं लगी, या इनके समय में प्रशासन के पास में ये अधिकार नहीं था, या ये नियम नहीं था कि किसी भी प्रोग्राम करने से पहले सर है ना प्रशासन से अनुमति लें? परंतु ये इसको आज क्यों प्रचारित कर रहे हैं? ये आज का कानून नहीं है, ये प्रारंभ से शुरू से है कि कोई भी प्रोग्राम आयोजित करें उसमें प्रशासन की अनुमति और जानकारी होना जरूरी है। इसको नोटिफाई किया, की बात कर रहे हैं, तो मैं मेरे नोटिफाई करके आप इसको डराने का, आप मेरी बात सुन लीजिए, या तो आप बात कीजिए या मुझे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हम लोग कह नहीं रहे, वहां पे रमजान भी चल रहा है, वहां पे नवरात्रि भी मनाए जा रहे हैं, वहां रामनवमी भी सेलिब्रेट होगी, हनुमान जयंती भी सेलिब्रेट होगी, और कोई वहां पे सवाल नहीं उठा सकता।
क्योंकि मैं आप खेमचंद जी तुष्टीकरण की आपसे बात राजनीति करूंगा, करते हो। पढ़े लिखे इसीलिए हैं ना, आप लोगों एक ने मिनट हिंदू जवाब देते बचाने और हैं धमकाने खेमचंद के शर्मा जी। लिए आज खेमचंद नोटिफिकेशन शर्मा जी, मैं उसी जारी को लेकर किया। सवाल कर रहा हूं। खेमचंद जी, इसी बात को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं कि कानून व्यवस्था को खेमचंद जी, बेहतर मैं करने की जिम्मेदारी सर किसकी है? ऐसे तो प्रदेश में कई घटनाक्रम हो सकते हैं, अगर कहीं पर भी कोई लोफोल दिखा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है सर? आप लोगों को जिम्मेदारी दी है प्रदेश की जनता ने कि कानून व्यवस्था बेहतर करें, सामाजिक सद्भाव बनाकर रखें, सौहार्द बनाकर रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि केवल हिंदू मुसलमान नहीं, हमारे देश में, हमारे समाज में तो क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई है, जाति के नाम पर लड़ाई है। मजहब तो बहुत आगे की चीज है सर। क्षेत्रवाद, मजहब, गली कूचा, खेत की एक मेंढ पर लड़ जाते हैं हम लोग। हम खेत की एक एक मेंढ पर लड़ जाते हैं सर। मैं बता रहा हूं, एक खूंट जिसको हम एक हलाई बोलते हैं हरियाणवी में, एक हलाई के लिए अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का 2 इंच खेत दबा लिया, उसके नाम पर देश में कत्ल हो जाते हैं सर। तो क्या कर रहे हैं हम? ये सिस्टम जाति का नहीं है सर। ये सिस्टम जाति का नहीं है। ये लोगों के उस माहौल के लिए, आम जनता के भलाई के लिए जो निर्णय लिया गया वो बिल्कुल उचित है। कब तक दूसरे लोगों को दोष देते रहेंगे हम? दंगे की राजनीति कर रही है। कब तक दूसरे लोगों को दोष देते रहेंगे हम? आज करौली में जो हुआ उसकी जिम्मेदार कौन है? अरे सर, मैं आप पता कीजिए ना, सरकार किसकी है सर? प्रियदर्शी जी, सरकार किसकी है पता कीजिए ना। आप सरकार किसकी है पता कीजिए। आप कौन लोग जिम्मेदार है इसके? तो आप मेरा जवाब तो लीजिए ना, बताइए सर, मेरा जवाब तो देने दीजिए। बोलिए मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, राजस्थान में कांग्रेस एक बार जी आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आपने सवाल किया, उसका जवाब भी ले रहा हूं। बोलिए प्रियदर्शी जी। राजस्थान के अंदर कानून का राज है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण और जातिवाद की राजनीति करना चाहिए। उसका जीता जाता उदाहरण ठीक है। आप ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए। ठीक है, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। करने दीजिए, आप मेरी बात आप जो कहना चाहते हैं समझ गया सर। क्या भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है क्या कि आप कोई भी धार्मिक उपदेश, अपना धर्म किसी दूसरे के ऊपर मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं? आपका जो धर्म, या आप अपने कोई गाना सुनने के लिए, कोई उपदेश देने के लिए, कोई भजन सुनने के लिए दूसरे व्यक्ति पे बाध्य कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी बाध्य करना चाहती है उसी चीज को रोकने के लिए। सियासी वार पलटवार। खेमचंद जी जवाब दें। ठीक है प्रियदर्शी जी, आपने बोल दिया। खेमचंद शर्मा जी, देश में, प्रदेश में बहुत ही अच्छी सवाल आया, बोली, और मैं आपको इस टीवी के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। आप परमानेंटली मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उन पे बैन लगा दो कि कोई भी लाउड स्पीकर पे अजान नहीं बजेगी। पूरे राजस्थान में बैन लगा दो कि कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी धार्मिक चीजें थोपने का अधिकार। आपने ही बोला। और आपने जब ये बोला तो ये 2 चीज साबित हो जाती हैं कि राजस्थान में जंगल राज है, राजस्थान में शांति नहीं है। अगर शांति होती, हर एक व्यक्ति अपनी धार्मिक परंपराओं को सेलिब्रेट करने के लिए फ्री होता। आप करौली की बात करते हो, अरे करौली में आपने सुरक्षा व्यवस्था नहीं करी, आपको पता था, और आपको और आपकी सरकार के नाक के नीचे, ठीक है, छतों पे हजारों किलो से भड़काऊ नारे लगाते हैं, जो नारे लग रहे बारिश होती है, लोगों को मारा जाता है, पार्टी आपको यही ट्रेनिंग देती है, आपकी पार्टी आपको यही ट्रेनिंग देती है कि आप किसी भी तरीके से विवाद पैदा करें। दिन एक नोटिफिकेशन जारी करते। मुझे जैसा आभास था इस चर्चा के शुरू होने में, कटनी होगी, मुझे यही अंदाजा था कि ऐसा ही होगा। पाप किया है, वो जो टैक्स दे रहे हैं उसके टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मेजोरिटी राजस्थान में हिंदू है, आप उनके एरिया में बिजली कट करना चाहते हैं, मुस्लिम के में नहीं। अच्छा ये होता, सही एडमिनिस्ट्रेशन ये करता है, कहीं भी बिजली कट नहीं होगी। नवरात्रि भी चल रहा है, रमजान भी चल रहा है, रमजान महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मैं दोनों मेहमानों को इस वक्त रोकना चाहूंगा। खेमचंद जी रोकना चाहूंगा आपको, प्रियदर्शी जी आपको भी रोकना चाहूंगा। मुझे जैसा आभास था, अक्सर देखा जाता है कि जब इस प्रकार की कोई चर्चा होती है तो फिर सियासी दलों के प्रवक्ता हो, नेता हो, ऐसे ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में जो तस्वीर है उसको समझने की या उसको समझाने की कोशिश शायद ही की जाती हो। हिंदुस्तान एक संवैधानिक मान्यताओं का, अलग अलग धर्मों का, मजहबों का मानने वाला देश है। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबको बराबर अधिकार हैं, और किसी के साथ किसी धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब इस प्रकार के घटनाक्रम घटित होते हैं तो ऐसी बयानबाजियां सामने आती हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये तमाम तरह के धर्म जो हिंदुस्तान में माने जाते हैं, उनके आधार पर सियासी दांवपेच लड़ाए जाते हैं। लेकिन उस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो इंसानियत के लिए मिसाल का काम करती हैं।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 31 साल के कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की तस्वीर है। और इसकी गोद में जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये वो मासूम बच्चा है जिसको नेत्रेश ने आग में जलने से बचाया। और केवल एक बच्चे को नहीं बचाया, इस नेत्रेश कांस्टेबल ने 4 लोगों की जिंदगी बचाई। इंसानियत ये है। लेकिन इस आग के ऊपर जो राजनीतिक पार्टियां सियासी तवा चढ़ाकर वोट बैंक प्राप्त करना चाहती हैं, उन लोगों को संदेश देना होगा, यह समाज की जिम्मेदारी बनती है। और केवल एक पार्टी नहीं, हिंदुस्तान में तमाम तरह के ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका काम मजहब के नाम पर लड़ाई दंगे होते हैं, वोट पाने की कोशिश की जाती है। यह जनता को सोचना है किस विषय पर आपको वोट करना है। सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, प्यार, प्रेम को बढ़ावा देने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मुझे आभास था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को बिठा लूंगा इस चर्चा में तो यही होगा। कोई हिंदू के नाम पर बात करेगा, कोई मुसलमान के नाम पर बात करेगा, कोई सिख के नाम पर बात करेगा, कोई ईसाई के नाम पर बात करेगा, लेकिन इंसानियत के नाम पर शायद कोई बात करेगा। नेत्रेश शर्मा को खबरफाश सलाम करता है और ऐसे लोगों को सलाम करता है जो इस आग में जलते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी कोशिश भी होनी चाहिए, केवल लोगों को बचाने की नहीं, इंसानियत को बचाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग क्यों ना हो, अगर इंसानियत जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं। इस देश में लड़ाई केवल जाति धर्म के नाम पर नहीं होती, एक एक इंच के नाम पर लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इंसानियत को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अहम यह है कि अपील यह है कि आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहो। ये मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाइयां पहले भी देख चुके हैं, सदियों पहले भी होती आई, दशकों पहले भी होती आई, आज भी हो रही हैं, कल भी होंगी। लेकिन इस बीच हमारा जो ताना बाना है देश का, वो नहीं टूटना चाहिए। इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, पहले भी होता रहा है, लेकिन इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, हम सब की है। और सियासी दलों को एक मैसेज देने की जरूरत है। एक बार फिर से नेत्रेश शर्मा को खबरफाश सलाम करता है, ऐसे लोगों को सलाम करता है जो इस आग में, इस वैमनस्य की आग में लोगों को जलने से बचाते हैं। और ऐसे लोग जब तक जिंदा हैं, हिंदुस्तान आबाद रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। नमस्कार।